हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एसआर कोचिंग क्लासेस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी बोर्ड के बारे में। ठीक है, जो एग्जाम होने वाले हैं यूपी बोर्ड में, आज हम जो पेपर सॉल्व करेंगे भौतिक विज्ञान का पेपर सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसमें देखिए जो ये प्री बोर्ड में पेपर आया हुआ था, ठीक है, 2026 में भौतिक विज्ञान को, उसको हम स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करके दिखाएंगे और ये बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखते हैं क्वेश्चन, तो यहाँ पर देखिए खंड अ आ जाता है। ठीक है, इसमें आपको पूछा है कि कौन सा विकल्प इसमें सही है। ठीक है, तो पहले का जो ऑप्शन होगा वो हमारा होगा थर्ड ऑप्शन सही होगा। ठीक है, अगर इसी तरह हम क्रम में जाते हैं तो सेकंड वाला अगर हम देखते हैं तो इसका जो होगा वो सेकंड ऑप्शन हमारा सही होगा। ठीक है, और इसी तरह अगर ग का देखते हैं, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक होता है, तो ग का क्या हो जाएगा, हमारा वेबर हो जाएगा। ठीक है, और इसी क्रम में अगर देखते हैं घ वाला, तो घ का हमारा जो ऑप्शन होगा वो होगा हमारा पहला। ठीक है, ये होगा। और उसके बाद इसके बाद अगर हम पांचवा देखते हैं कि पांचवा हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा, तो पांचवे का हमारा हो जाएगा थर्ड नंबर सही होगा। ठीक है, और इसी क्रम में अगर हम छठवां ऑप्शन देखते हैं, तो छठवां हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, शुद्ध सिलिकॉन। ठीक है, शुद्ध सिलिकॉन हमारा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, और इसी क्रम में अगर हम देखते हैं क्वेश्चन, जैसे कि यहाँ पर देखिए खंड ब कह रहा है ओम के नियम को परिभाषित कीजिए। ठीक है, तो चलिए इसको हम पहले इसका डिफिनीशन आप लोग को दिखा देते हैं। तो देखिए यहाँ पर लिखा है ओम का नियम। तो ओम का नियम क्या होता है, किसी चालक में बह रही धातु की धारा इसके सिरों के विभवांतर भी के अनुक्रमानुपाती होती है यदि तापमान में कोई परिवर्तन न हो तथा दूसरी भौतिक अवस्थाओं में कोई परिवर्तन ना हो। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, ओम का नियम कहते हैं, जहां क्या होता है हमारा भी बराबर क्या होता है, आई आर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है ख नंबर, वाटहीन धारा क्या है। ठीक है, तो इसका आंसर हम देख लेते हैं क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए लिखा है वाटहीन धारा, जब किसी प्रत्यावर्ती धारा, ठीक है, परिपथ में शक्ति क्षय शून्य हो तो उसे क्या कहते हैं, वाटहीन धारा कहते हैं। ठीक है, यानी पी एवरेज ई आर एम एस इंटू आई आर एम एस कॉस फाई होता है। ठीक है, ये हो गया हमारा वाटहीन धारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ग नंबर, क्वेश्चन कर रहा है किसी परिपथ में 0.2 सेकेंड में धारा 10 एम्पियर से 5 एम्पियर तक गिरती है। यदि औसत प्रेरित विद्युत वाहक बल ईएमएफ 50 वोल्ट है, तब परिपथ में स्वप्रेरकत्व का आकलन कीजिए। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन हम देख लेते हैं, आंसर क्या होगा। पहले हम लिख लेंगे कि क्वेश्चन में क्या क्या दिया है। तो उसमें देखिए प्रारंभिक धारा दे दिया हमारा I1 दे दिया है, अंतिम धारा दे दिया है, समय अंतराल भी हमें दे दिया है, यानी जो डेल्टा टी है वो भी दे दिया है। ठीक है, ये सब क्वेश्चन में दिया हुआ है। प्रेरित विद्युत वाहक बल भी दिए दिया है हमको, कितना दिया है, 50 वोल्ट दे दिया है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम देखते हैं कि धारा में परिवर्तन की गणना, तो ये हमारा क्या होता है, डेल्टा आई बराबर होता है डेल्टा I2 माइनस I1। ठीक है, यानी 5 एम्पियर माइनस 10 एम्पियर यही होता है, तो ये हो जाएगा -5 एम्पियर। ठीक है, उसके बाद कह रहा है स्वप्रेरित विद्युत वाहक बल का सूत्र क्या होता है हमारा, यहाँ पर देखेंगे ई बराबर होता है -L डेल्टा आई बटे डेल्टा टी। ठीक है, और इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। ठीक, इसमें अगर हम इसका वैल्यू भरते हैं तो देखिए ई का मान हमारा हो गया -50, डेल्टा टी का है 2, और आई का मान हमारा कितना है, -5.0। ठीक है, इसको हम अगर सॉल्व करेंगे तो हमारा जो एल का मान आएगा वो क्या आएगा, 20 हर्ट्ज आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा घ नंबर है लेंज का नियम लिखिए। ठीक है, तो लेंज का नियम भी देख लेते हैं क्या होता है। यहाँ पर देखिए लेंज का नियम, किसी परिपथ में उत्पन्न प्रेरित विद्युत धारा की दिशा हमेशा ऐसी होती है कि वह उस कारण का विरोध करती है जिस कारण या जिससे वह स्वयं उत्पन्न होती है, उसे कहते हैं लेंज का नियम। ठीक है, और लेंज का ये कि हमारा फार्मूला होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा अड़ा नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ कह रहा है हाइड्रोजन परमाणु में प्रथम इलेक्ट्रॉन कक्षा की त्रिज्या 0.53 एंगस्ट्रॉम है, कक्षा n बराबर 3 की त्रिज्या क्या होगी। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं क्या होगा हमारा। देखें इसमें अड़ा नंबर का दिया है, क्या क्या दे दिया है, n बराबर दे दिया है, r बराबर दे दिया है, जो सूत्र होता है ये हमारा क्या होता है, सूत्र होता है। ठीक है, आर एन बराबर होता है n² इंटू आर। तो यहाँ पर देखिए n का मान भी दे दिया है, तो हमारा R3 यहाँ पर निकल गया है, तो R3 का मान हमारा जो होगा यही होगा हमारा R3। ठीक है, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है च नंबर, किसी एक परिघटना का नाम लिखिए जिसकी व्याख्या क्वांटम सिद्धांत से की जा सकती है और तरंग सिद्धांत से नहीं। ठीक है, तो इसका आंसर होगा हमारा, तो इसका आंसर है फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव
या इसी को हम कहते हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव, ठीक है। इसको कैम्पटन प्रभाव बोलते हैं। जैसी घटनाएं हैं जिनकी व्याख्या केवल क्वांटम सिद्धांत या इसी को बोलते हैं प्रकाश के कण स्वरूप से की जा सकती है, तरंग सिद्धांत से नहीं, ठीक है। क्योंकि ये प्रकाश की तरह की कण प्राकृतिक यानी जो फोटॉन और उसके संवेग को दर्शाती है, जो तरंग सिद्धांत के दायरे से बाहर है, ठीक है। इसका डिफिनीशन हमारा यही होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा वो हमारा होगा खंड स से, ठीक है। अब खंड स में देखते हैं कितने क्वेश्चन हैं और इसमें सभी क्वेश्चन करने होंगे। देखिए ये सभी अब 2-2 मार्क्स के हैं, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन कितने हैं, 2 मार्क्स के हैं, जिसमें तीसरे में कितना दिया है, 4 क्वेश्चन दिए हैं, चारों हमें करना है, ठीक है। यहाँ पर देखिए जो पहला क्वेश्चन यानी क दिया है, धातुओं व अर्धचालकों की प्रतिरोधकता पर क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा ताप बढ़ने से, ठीक है, ताप बढ़ने पर धातुओं की प्रतिरोधकता बढ़ती है, क्योंकि परमाणुओं का कंपन बढ़ने से इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह में बाधा आती है, जबकि अर्धचालकों की प्रतिरोधकता घटती है, क्योंकि अधिक ताप से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन मुक्त होकर चालकता बढ़ाते हैं, जिससे उनका प्रतिरोध कम हो जाता है, ठीक है। या इसी को हम कह सकते हैं चालक यानी धातुएं, ताप बढ़ने पर चालक की प्रतिरोधकता बढ़ जाती है और अर्धचालक क्या क्या होता है, ताप बढ़ाने पर अर्धचालक की प्रतिरोधकता कम हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर देखिए जो ख नंबर क्वेश्चन है, समभारी तथा समन्यूट्रॉनिक के एक एक उदाहरण दीजिए, ठीक है। तो इसका आंसर होगा ऐसे नाभिकों जिसमें न्यूक्लियनों की कुल संख्या समान होती है परंतु प्रोटॉनों की और न्यूट्रॉनों की भिन्न भिन्न होती है, समभारी कहलाते हैं, ठीक है। या इसको हम इस तरह से भी कह सकते हैं विभिन्न तत्वों के वे परमाणु जिनके द्रव्यमान संरचना समान होती हैं परंतु परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होते हैं, ठीक है। जैसे कि इसका एग्जाम्पल हम क्या लिख सकते हैं, 1s3 एवं 2he3 तथा या दूसरा हम एग्जाम्पल लिख सकते हैं C6h14 एवं 7n14 लिख सकते हैं, ठीक है। ये इसके 2 एग्जाम्पल हैं, ठीक है। उसके बाद कह रहा है क्वेश्चन में अगर हम देखते हैं तो कह रहा है सम न्यूट्रॉनिक, ठीक है। तो ऐसे नाभिक जिनमें केवल न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है सम न्यूट्रॉनिक कहलाते हैं। जैसे कि देखिए अगर यहाँ पर हम देखते हैं तो 3Li यानी जो लिथियम होता है 3 होता है एवं 4b बेरिलियम 8 होता है, ठीक है। ये इसके एग्जाम्पल्स हैं, ठीक ना। उसके बाद अगर इसका दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं 1h3 एवं 2he4 हीलियम दिया है, ठीक है, और हाइड्रोजन का, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं थर्ड नंबर। देखिए थर्ड नंबर कह रहा है किसी नैच अर्धचालक में बाह्य अशुद्धियों को मिलाने पर वे एन टाइप व पी टाइप अर्धचालकों में किस प्रकार से परिवर्तित हो जाते हैं और उनकी चालकता पर क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन है और इसका आंसर होता है नैच अर्धचालकता में बाह्य अशुद्धियों को मिलाने से उनकी चालकता बढ़ती है, ठीक है। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं पंच संयोजी अशुद्धि जैसे फास्फोरस मिलाने पर एन टाइप बनता है और त्रिसंयोजी अशुद्धि जैसे बोरान मिलाने पर पी टाइप बनता है, जिससे वे बाह्य अर्धचालक कहलाते हैं और आवेश वाहकों की संख्या बढ़ाने के कारण उनकी चालकता कई गुना बढ़ जाती है, ठीक है। ये हमारा ग नंबर क्वेश्चन था तीसरे का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखिए घ नंबर क्वेश्चन है वैद्युतिकी के गाउस के नियम को समझाइए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो गाउस का नियम है वो क्या होता है, इस नियम के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स उस पर उपस्थित आवेश का 1/ε0 गुना होता है। यानी ये देखिए हम यहाँ लिख सकते हैं गॉस का नियम क्या होता है, Q अपान क्या होता है हमारा ε होता है, ठीक है। इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा खंड द, ठीक है। अब इसमें देखिए इसमें हमारा जो क्वेश्चन दिए हैं वो टोटल 5 क्वेश्चन है, ठीक है। और पांचों क्वेश्चन हमें करने हैं जो कि 3-3 मार्क्स के हैं। देखिए ये 3-3 मार्क्स के क्वेश्चन है, ठीक है। और ये पांचों क्वेश्चन हमें करने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम क्वेश्चन देखते हैं तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है क्या, किसी प्रकाशिक माध्यम की वर्ण विक्षेपण क्षमता परिक्षेपण क्षमता की परिभाषा लिखिए। किसी पदार्थ के लाल, बैगनी तथा पीले रंग के प्रकाश के लिए अपवर्तनांक क्रमशः 1.52, 1.62 तथा 1.60 हैं। पदार्थ की वर्ण विक्षेपण क्षमता ज्ञात कीजिए, ठीक है। ये क्वेश्चन है। इसका आंसर देखते हैं क्या है। जो चौथे का क्वेश्चन है वर्ण विक्षेपण, ठीक है, यहाँ पर दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए लाल रंग तथा बैगनी रंगों के कोणीय विक्षेपण तथा पीले रंग के विचलन कोण के अनुपात को वर्ण विक्षेपण क्षमता कहते हैं, ठीक है।
इसे ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। तो ये इसका फार्मूला है, ठीक है। ये दोनों इसके फार्मूले हैं जो कि इस क्वेश्चन में हम यूज भी करेंगे। और यहाँ पर देखिए दिया क्या क्या है क्वेश्चन में, क्योंकि ये न्यूमेरिकल है तो इसमें क्या दिया है। पहला देखिए दिया है लाल रंग के लिए अपवर्तनांक यानी NR दे दिया हमारा, कितना दिया है 1.52, और NV दे दिया हमारा 1.62 दिया है। पीले रंग के लिए अपवर्तनांक NR दे दिया 1.60। यहाँ पर हमें ओमेगा यानी W निकालना है। तो यहाँ पर देखिए जो ओमेगा दिया NV माइनस NR और NR-1, ये हमारा फार्मूला है। यहाँ पर देखिए ऊपर सारी वैल्यू हमने दे दिया है, इसमें बस पुट करना है, ठीक है, और इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हमारा ओमेगा की वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया इसका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ख नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। विशिष्ट प्रतिरोध किसे कहते हैं? समान लंबाई के चांदी के दो तारों के व्यासों का अनुपात 1:3 है। उनके विशिष्ट प्रतिरोध तथा विद्युत प्रतिरोधों का अनुपात ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो ख नंबर क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। चौथे का ख नंबर देखिए, कह रहा है विशिष्ट प्रतिरोध किसी धारावाही चालक के किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा उस बिंदु का धारा घनत्व के अनुपात को विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। इसे रो से प्रदर्शित करते हैं। रो बराबर होता है हमारा RA/L, मात्रक इसका होता है ओम मीटर होता है, ठीक है। इसे विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। अब देखिए क्वेश्चन में हमारा दे दिया है, ठीक है। अगर हम क्वेश्चन देखते हैं तो यहाँ पर दिया है L1 संबंधे L2 1 संबंधे 1 और D1 संबंधे D2 भी दे दिया हमारा 1 संबंधे 3 और 2R। देखिए अगर ये D है, हम जानते हैं कि D बराबर क्या होता है 2R होता है, ठीक है। तो अगर ये D1 है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 2R1 लिख सकते हैं। तो वही हमने क्या होता है त्रिज्या, ठीक है, यानी व्यास को हमने त्रिज्या में कन्वर्ट कर दिया। तो यहाँ पर हम इस तरह से इसको लिख दिया है और D2 को हम लिख दिया 2R2, ठीक है। ये 1 संबंधे 3 हो गया, ठीक। अब देखो यहाँ पर दिया है समानुपाती होता है, जो R समानुपाती होता है 1/1 है। तो एरिया होता है, ये हमारा क्या होता है एरिया होता है। तो एरिया को हम क्या लिख सकते हैं πr² लिख सकते हैं, ठीक है। इस तरह से हम R1/R2 को भी लिख दिया, ठीक। तो इसको सॉल्व कर दिया। अब यहाँ पर देखिए हमने लिख दिया है कि क्या है, जो ये होता है रो होता है, रो को हम कहते हैं विशिष्ट प्रतिरोधकता, ठीक है। R हमारा प्रतिरोध होता है, I हमारा धारा होता है, L हमारा चालक की लंबाई होती है और A हमारा क्या होता है क्षेत्रफल होता है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए इसको R1/R2, यहाँ पर जो मैंने निकाला R1/R2, इसी को मैंने यहाँ पर इस तरह से लिख दिया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर पाई से पाई तो कट गया हमारा, तो R2/R1 आ गया, इसका होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर R1/R2 का मान यहाँ पर दिया हुआ है। देखिए यहाँ पर R1 और R2 का मान दिया, क्योंकि यहाँ से 2 से 2 तो हम काट भी सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर दे दिया है, ठीक। अब देखिए जब यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा कितना, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 9 संबंधे 1 आ जाएगा, ठीक है। और इस यहाँ पर देखिए R1 संबंधे R2 का मान आ गया, ठीक है। अब हम जानते हैं वी नो दैट, हम जान रहे हैं क्या होता है रो बराबर होता है R1, ठीक है, A1/L1, ठीक है, और रो2 बराबर R2 A2/L2। तो यहाँ पर फिर मैंने क्या किया रो1/रो2 में फार्मूला में रखा इसको, ठीक है, और इसको पूरी वैल्यू रख कर फिर इसको सॉल्व कर दिया। तो हमारा रो1 संबंधे रो2 का प्रतिरोधकता यानी आ गया हमारा कितना 1 संबंधे 1 आ गया, ठीक है। इसको आप लोग वैल्यू पिट करके सॉल्व कर दीजिएगा। फार्मूला हमारा यही है, ठीक है। मैंने फार्मूला सारे लिख दिया है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में बी में N फेरो एवं A क्षेत्रफल वाली धारावाहिक कुंडली पर लगने वाले बल आघूर्ण का व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए, जबकि कुंडली का अक्ष एवं चुंबकीय क्षेत्र बी के बीच का कोण थीटा है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं। चौथे का ग देखते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा है एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय ध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण, ठीक है। जैसे कि पहले हम क्या करेंगे, इसको मान लेंगे, माना NS एक दंड चुंबकीय है जिसकी प्रभावकारी लंबाई 2L तथा ध्रुव प्रबलता M है। इसे एक समान चुंबकीय क्षेत्र B के साथ थीटा कोण पर रखा गया है। देखिए यहाँ पर हमारा जो ये है, ठीक है, यहाँ पर हमारा क्या रखा गया है थीटा कोण पर रखा गया है, ठीक। यहाँ से अगर हम देख लेते हैं, ठीक है, और जो इसकी लंबाई है अगर हम यहाँ से देखते हैं, इसकी जो लंबाई है हमारा कितना है 2L है, ठीक है। ये लंबाई हमारी कितनी है 2L है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो कह रहा है कि बल आघूर्ण बराबर होता है बल गुणे लंबवत दूरी, तो यानी इसको हम बल आघूर्ण बोलते हैं टाउ, ठीक है। यहाँ पर देखिए F × AC, ठीक है। तो F को हम लिखेंगे क्या MB × AC, ठीक है। MB जो होगा हमारा क्या होता है M × 2L हो जाएगा, और इसको हम क्या करेंंगे अगर इसको थीटा साइन थीटा के साथ लिखेंगे तो 2L साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है। आप लोग चाहो तो यहाँ से देख सकते हैं कि कैसे होगा। M बराबर होता है क्या F/B होता है, ठीक है।
और उसके बाद एफ बराबर हमारा क्या हो जाएगा, एफ की वैल्यू निकालेंगे तो ये इधर आ जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा क्या हमारा bm हो जाएगा। तो साइन थीटा बराबर हमारा क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो देखिए यहाँ पर हमारा कर्ण जो हो जाएगा क्या हो जाएगा ए सी, ठीक है, यानी लंब क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पर देखिए यहाँ पर है हमारा, ये हो जाएगा लंब और ये हमारा क्या हो जाएगा कर्ण, ठीक है। तो यहाँ पर हमने लिख दिया है ए सी बाई 2l। तो ए सी की वैल्यू निकालेंगे तो 2l साइन थीटा हो जाएगा और ए सी को हम किससे लिखेंगे, एम से लिखेंगे। तो ये हो जाएगा 2l ml लिख सकते हैं इसको। तो यहाँ पर हमने इसको इस वैल्यू को पुट कर दिया, ठीक है। तो टाउ बराबर हो जाएगा एम बी साइन थीटा और एम बी को हम क्या लिख सकते हैं, टाउ बराबर एन आई ए बी साइन थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक 500 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल तथा 1000 फेरों की संख्या की कुंडलीय, ठीक है, को 2 गुणे 10⁻⁵ वेबर पर मीटर स्क्वायर के चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखा गया है। कुंडली को 0.2 सेकेंड में 180 अंश कोण से घुमाया जाता है। यदि कुंडली का प्रतिरोध 20 ओम हो तो कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल यानी ईएमएफ तथा प्रेरित धारा ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो इसका आंसर हम देख लेते हैं क्या होगा। यहाँ पर चौथे का घ का क्वेश्चन देखते हैं क्या हुआ है। देखिए यहाँ पर दिया है ए बराबर दिया है 500 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, और इसको अगर मीटर स्क्वायर में बदलेंगे तो 500 गुणे 10⁻⁻4 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि मीटर स्क्वायर में था यानी सेंटीमीटर में था तो क्या हो जाएगा, इसका डबल हो जाएगा, ठीक है। तो ये मीटर स्क्वायर हो जाएगा एन, ठीक है, एन हमारा दे दिया है, ठीक है। उसके बाद हमारा दे दिया है बी फ्लक्स वेबर दे दिया है, ठीक है, डेल्टा टी भी दे दिया है और यहाँ पर फाइव भी दे दिया है, थीटा भी दे दिया, ठीक है, थीटा 1 दे दिया और थीटा 2 भी दे दिया है। यहाँ पर आर दे दिया है, ई पूछा है और आई पूछा है। यहाँ पर हम देख लेते हैं एनबीए क्या होता है। एनबीए होता है हमारा देखिए जो एनबीए होता है का होता है यानी एन का मतलब होता है, ठीक है, नंबर ऑफ टर्न्स, ठीक है, नंबर ऑफ क्या होता है, टर्न्स होता है। और बी का मतलब होता है मैग्नेटिक फील्ड होता है और ए का मतलब होता है हमारा क्या होता है, एरिया होता है, ठीक है। तो एनबीए हम बता दिए हैं कि एनबीए क्या होता है और इससे पहले भी एक बार आया था हमारा एनबीए, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए जो एनबीए है वो क्या है हमारा, कुंडल में फेरों की संख्या, चुंबकीय क्षेत्र और कुंडल का क्षेत्रफल, ठीक है, एनबीए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो डेल्टा हमारा फाई होता है वो कहता है एनबीए बराबर कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। यहाँ पर देखिए सब वैल्यू दिया हुआ है, यहाँ पे हम रख देंगे, ठीक है, और इसकी वैल्यू निकल जाएगा, जो फाई होगा डेल्टा फाई होगा वो होगा क्या हमारा -2 एनबीए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर डेल्टा फाई 2 होगा -2 और एन बी ए का वैल्यू भी यहाँ ऊपर दिया हुआ है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, पूरा पुट कर देंगे इसको, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा कि डेल्टा फाई बराबर क्या हो जाएगा, -2 गुणे 10⁻³ वेबर हो जाएगा, ठीक है। और अब हम ई का मान निकालते हैं। तो ई का मान हम निकालेंगे कैसे, देखिए यहाँ पर होता है डेल्टा -फाई बटे डेल्टा टी, ठीक है। और यहाँ पर ई की वैल्यू यानी डेल्टा फाई की वैल्यू हम निकाल चुके हैं पहले ही, तो ये हम लेके यहाँ पे पुट कर देंगे, ठीक है। और यहाँ से हम क्या करेंगे, ई की वैल्यू इसको सॉल्व करके ई की वैल्यू हम निकाल देंगे जो कि वोल्ट होगा, ठीक है। आ गया हमारा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखते हैं, इसको आप क्या कीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है, क्या क्या इसमें दिया है, ठीक, और इसको सॉल्व कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, देहली आवृत्ति किसे कहते हैं। सोडियम धातु से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा की आवश्यकता होती है। क्या 7000 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्ध्य वाले नारंगी प्रकाश द्वारा सोडियम पर प्रकाश विद्युत प्रभाव उत्पन्न होगा, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, क्या होता है इसका आंसर देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए देहली आवृत्ति, ठीक है, तो आपतित प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति जिससे किसी दिए गए धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो सके, ऐसी आवृत्ति को देहली आवृत्ति कहते हैं। इसे न्यू नॉट, ठीक है, इसे न्यू नॉट से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक हर्ज होता है, ठीक है। अब इसमें देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है आवश्यक ऊर्जा, ठीक है। अगर हम देखते हैं आवश्यक ऊर्जा कितना दिया है, 2.3 ये भी, और यहाँ पर देखिए लेमडा बराबर दे दिया हमारा कितना, 7000 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। और एंगस्ट्रॉम को अगर हम लिखते हैं तो ऐसे लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए नैनोमीटर, ठीक है, 700 गुणे 10⁻⁹ इसको बोलते हैं नैनोमीटर, ठीक है। अगर इसको बोल देते हैं तो नैनोमीटर बोलते हैं, ठीक। उसके बाद अगर हम देखते हैं ई बराबर हमारा हो गया है यहाँ पर, ठीक है, जो कि 1240 लेमडा नैनोमीटर, यहाँ पे मतलब जो लेमडा होगा वो किस में हमारा नैनोमीटर में है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो ये हमारा होता है आंसर। अगर इसको मान लीजिए इसको सॉल्व करते हैं, 0 से 0 ये कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ जाएगा 124/70, ठीक है। तो इससे भाग दे देंगे तो हमारा कितना आएगा, 1.77 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा, ठीक है।
यहाँ पर, ठीक है। अब उसके बाद होता है प्रकाश ऊर्जा बराबर 1.77 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, आवश्यक ऊर्जा 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम है, इसलिए कोई इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होगा और प्रकाश वैद्युत प्रभाव प्रदर्शित नहीं होगा, ठीक है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पांचवा क्वेश्चन देखते हैं, पांचवे का क, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए लिखा है विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी फैराडे के नियम लिखिए तथा लेंज के नियम का महत्व भी समझाइए, ठीक है। अब इसका क्वेश्चन देख लेते हैं, आंसर भी, ठीक। तो देखिए करा फैराडे का नियम, ठीक है। जब किसी कुंडल के चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन किया जाता है तो उसमें एक प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। यदि परिपथ बंद हो तो उसमें एक प्रेरित विद्युत वाहक बल यानी ईएमएफ भी उत्पन्न होगा, ठीक है। या इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, प्रथम नियम, किसी कुंडल से संबद्ध प्रेरित वैद्युत वाहक बल का मान चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की, ठीक है, ऋणात्मक दर के बराबर होता है, ठीक है। तो ये चुंबक फ्लक्स जो होता है वो क्या होता है फैराडे, यानी माइनस डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी के बराबर होता है, ठीक है। और इसी का अगर हम द्वितीय नियम देखते हैं तो द्वितीय नियम देखिए क्या है, किसी परिपथ में उत्पन्न प्रेरित वैद्युत वाहक बल का मान समय के साथ चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन के ऋणात्मक दर के बराबर होता है, ठीक है। यानी जो ई होता है वो क्या होता है, माइनस डी फाई बी अपॉन डी टी होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ख है, करा निम्नलिखित परिपथ में विद्युत धारा की गणना कीजिए तथा प्रतिरोधक एवं संधारित्र के सिरों के बीच विभवांतर की गणना कीजिए, ठीक है। ये 200 वोल्ट दे दिया है, आर भी दे दिया हमारा, ठीक है। ये सारी वैल्यू दे दिए हैं, तो इसको अब करना है, ठीक है। अच्छा इसको देखिए, ये या तो इसको कीजिए या तो यहाँ पर एक और क्वेश्चन दे दिया है, इन दोनों में से किसी एक क्वेश्चन को करना है। जैसे कि यहाँ दिया है, एक ऊंचाई ट्रांसफार्मर की प्राथमिक तथा द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या क्रमशः 150 तथा 600 है। यदि प्राथमिक कुंडल में प्रत्यावर्ती वोल्टता 220 वोल्ट लगाई जाए तब ज्ञात कीजिए पहला परिणामन अनुपात और द्वितीय कुंडली में उत्पन्न वोल्टेज, ठीक है। तो देखते हैं, हाँ ठीक है। तो पांचवें का ख का आंसर देखते हैं। तो देखिए ये फिगर तो दिया हुआ है, जो दिया है पहले हम लिख लेंगे, जैसे कि उसमें आर की वैल्यू दे दिया है, सी की वैल्यू दे दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर फिर इसको हम कन्वर्ट कर देंगे फैराडे में, ठीक है। और यहाँ पर देखिए तो धारिता के लिए, ठीक है, धारिता के लिए क्या हो जाएगा, एक्स सी 1 अपान क्या हो जाएगा डब्ल्यू सी, यानी एक्स सी क्या हो जाएगा 1 अपान 2 पाई एफ सी, ठीक है। और यहाँ पर धारिता के लिए निकालना है और यहाँ पर क्या निकालेंगे, प्रतिरोध के लिए निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर पहले एक्स सी का मान निकाल लेते हैं। तो देखिए ये हमारी फार्मूला है, ठीक है, इसमें सारे वैल्यू रख देते हैं। तो 2 और पाई का मान होता है 3.14 और एफ सी का मान ऊपर दिया हुआ है, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या कर दिया, उसको पुट कर दिया, ठीक। तो यहाँ पर एक्स सी का मान निकल गया, ठीक है। अब एक्स सी का निकल जाता है तो हम प्रतिरोध निकलते हैं, जेड बराबर होता है, ये हमारा क्या होता है फार्मूला होता है, ठीक है। तो जेड बराबर होता है अंडर रूट एक्स सी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इसका मान अभी हम निकाले हैं, जो एक्स सी है इसका मान तो हम निकाले हैं यहाँ पर, ठीक है। इसको यहाँ पर पुट कर दिया, ठीक। और इसका 200 दिया हुआ है, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर 200 दिया था, ठीक है। तो ये पुट कर दिया और इसको क्या किया मैंने, अंडर रूट से बाहर निकाला। तो यहाँ पर आ गया हमारा क्या, जेड का मान आ गया 291.5 ओम, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखते हैं धारा की गणना करना है हमको, तो धारा की गणना कैसे करेंगे, देखिए धारा की गणना करेंगे आई आर एम एस बराबर वी आर एम एस अपॉन जेड, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए वी आर एम एस हमारा दिया है 200 और हमने जेड की वैल्यू अभी निकाले हैं, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जेड की वैल्यू हमने निकाला है, ठीक है। तो यहाँ इसका ये फार्मूला होता है, ठीक है। इस फार्मूले का यूज हमने क्या किया है, इसमें किया है। तो आई आर एम एस हमारा निकल गया कितना, 0.755 एम्पियर, ठीक है। अब उसके बाद देखिए इसमें हम देखेंगे क्या, प्रतिरोध के सिरों का विभवांतर, यानी विभवांतर क्या होता है, प्रतिरोध के सिरों के विभवांतर हमारा जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, आई आर एम एस इंटू आर, ठीक है। तो वी आर जो हो जाएगा हमारा, यानी प्रतिरोध के सिरों का विभवांतर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 0.755 गुणे 200, ठीक है। यानी वी आर जो हो जाएगा 151 वोल्ट। जब इसका गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 151 वोल्ट, ठीक है। अभी देखिए इसमें हमको और क्या निकालना है, धारिता के सिरों का विभव निकालना है। तो ये हमारा जो फार्मूला होता है क्या होता है, आई आर एम एस इंटू एक्स सी, जो देखिए एक्स सी हमने निकाला है यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो एक्स सी भी हमने निकाला है यहाँ पर देखिए, ठीक है। तो इस फार्मूले में हम क्या करेंगे, इस वाले फार्मूले में हम इसको पुट कर देंगे, ठीक है। तो हमारा ये आ जाएगा 160 वोल्ट, ठीक है। अब देखिए वो पांचवे के ख में 2 क्वेश्चन थे अथवा करके, ठीक है। तो मैं अथवा वाला भी कर देता हूँ यहाँ पर। देखिए अथवा वाला का जो है यहाँ पर सोल्यूशन दिया है क्या, एनपी दे दिया है, ठीक है, 150 दे दिया है। और यहाँ पर देखिए, ठीक है, यहाँ पर देखिए लिखा है प्राथमिक कुंडल में फेरों की संख्या
एनपी दे दिया है 150, द्वितीय कुंडल में फेरों की संख्या दे दिया है हमारा एनएस दे दिया है, यानी सेकंड दे दिया है कितना 600, ठीक है। प्राथमिक कुंडल में फेरों का वोल्टेज भी दिया है हमारा, कितना दिया है 220 वोल्ट, ठीक है। उसमें अगर आप क्वेश्चन में देखेंगे 200 वोल्ट दिया हुआ है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन हमको निकालना है, यहाँ पर देखिए परिणमन, ठीक है। तो परिणमन नियतांक क्या होता है हमारा, तो देखिए परिणमन नियतांक जो होता है वो हमारा फार्मूला होता है क्या, एन एस अपान एन पी। तो 600 बटे कितना हो जाएगा 150, यानी हमारा आ जाएगा कितना 4 आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये बहुत आसान था। उसके बाद सेकंड नंबर अगर हम देखते हैं तो द्वितीय कुंडली में वोल्टेज या विभवांतर की गणना, तो VS उसको कहते हैं। तो VS बराबर हमारा हो जाता है क्या यहाँ पर, तो देखिए VS अपान VP बराबर होता है NS अपान NP, ठीक है। तो हमें देखिए VS का मान तो निकालना है और VP का मान हमको निकाल चुके हैं, ठीक है। यहाँ पर VP का मान निकल चुका है और NS का और NP का हमको पता है, ठीक। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको पुट करेंगे तो हमारा VS का मान कितना आ जाएगा 880 वोल्ट, ठीक है, आ जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग नंबर क्वेश्चन कर रहा है पांचवें का ग। देखिए कह रहा है किसी विद्युत चुंबक की तरंग के लिए विद्युत क्षेत्र ई नॉट 240 न्यूटन पर कूलाम अथवा तथा आवृत्ति भी वोल्टेज भी जो दिया है 500 मेगा दिया है, हर्ट्ज दिया है, ठीक है। और चुंबकीय क्षेत्र का अधिकतम मान कोणीय आवृत्ति तथा तरंग दैर्ध्य की गणना करना है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं, देखिए कैसे होगा ये। तो देखिए यहाँ पर क्या क्या दिया है, पहले ये देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारा दिया है ई नॉट, ठीक है। ई नॉट मतलब यहाँ पर बता दिया था क्या है, विद्युत क्षेत्र है जो कितना दिया 240 न्यूटन पर कूलाम दिया है, ठीक है। और यहाँ पर भी आवृत्ति भी दे दिया, हमारा आवृत्ति दिया है कितना 50 मेगा हर्ट्ज। तो इसको हमने क्या किया, कन्वर्ट कर दिया हर्ट्ज में, ठीक है। हर्ट्ज में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻⁶ से हमने क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया है। यहाँ पर देखिए हमको निकालना है क्या, चुंबकीय क्षेत्र का अधिकतम मान, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र का अधिकतम मान मतलब बी नॉट, और कोणीय वेग निकालना है और तरंग दैर्ध्य निकालना है, ठीक है। तो बी नॉट बराबर ये हमारा पहला, देखिए ये जो पहला है इसका फार्मूला है बी नॉट बराबर ई नॉट अपॉन सी होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा देखिए, तो ई नॉट अगर हम देखते हैं तो दिया है 240 और सी की वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर जानते हैं सी का मान तो हम लोग जानते हैं कितना होता है 3 × 10⁸, ठीक है। तो यहाँ पे रख दिया और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो बी नॉट की वैल्यू आ जाएगा हमारा कितना 8 × 10⁻⁷ टेस्ला, ठीक है। ये आ गया। उसके बाद देखिए कोणीय वेग हमारा क्या होता है, कोणीय वेग हमारा भी होता है, तो 2 पाई और भी की वैल्यू यहाँ पर हमारा है, ठीक है। तो ये वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 × ठीक है, और ये हो जाएगा क्या 2 पाई और ये भी की वैल्यू पुट किए हैं तो ये दोनों का गुणा करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा 100 पाई और 10⁻⁻⁶, ठीक है। और पाई की वैल्यू होती है 3.14, यहाँ पर पुट कर दिया तो इसका गुणा करेंगे तो ओमेगा यानी हमारा जो कोणीय वेग हो जाएगा वो हो जाएगा 314 × 10⁻⁶ रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन हो गया, ठीक है। उसके बाद अब हम निकाल लेते हैं तरंग दैर्ध्य, ठीक है। तरंग दैर्ध्य भी इसमें निकालना था हमको, ठीक ना। तो तरंग दैर्ध्य क्या हो जाएगा हमारा, तो यहाँ पर देखिए तरंग दैर्ध्य बराबर होता है C/V। तो C की वैल्यू तो अभी हम यहाँ पर देखें C की वैल्यू कितनी होती है, देखिए यहाँ पर भी हमने पुट किया था। तो C की जो वैल्यू होती है वो होती है 3 × 10⁸, ठीक है। तो ये हो जाएगा। और V की वैल्यू यहाँ पर हम निकाले हैं, यहाँ पर दिया हुआ था V की वैल्यू 50 × 10⁻⁶ हर्ट्ज। तो यहाँ पर रख दिया, ठीक है। यहाँ पर दोनों रख देंगे और इसको सॉल्व कर देंगे, सॉल्व करेंगे तो हमारा वैल्यू आ गया कितना, यानी तरंग दैर्ध्य जो लैम्डा हो जाएगा वो हमारा कितना हो जाएगा 6 मीटर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए घ नंबर, यानी ये 5वें का घ है। कह रहा प्रकाश के व्यक्तीकरण के लिए यंग के प्रयोग का वर्णन कीजिए तथा फ्रिंजों की चौड़ाई के लिए सूत्र लिखिए। फ्रिंजों की चौड़ाई किन किन बातों पर निर्भर करती है, ठीक है। तो चलिए इसका आंसर हम देख लेते हैं क्या होगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए, देखिए इसको कैसे प्रूव करेंगे, तो ये होता है हमारा यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से हम क्या करते हैं, इसको सिद्ध करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मान लेते हैं स्लिट यानी छिद्र के बीच की दूरी क्या है हमारी d है। तो देखिए यहाँ पर जो छिद्र के बीच की दूरी हमने क्या मान लिया है, ये d मान लिया है, तथा छिद्र और पर्दे के बीच की दूरी जो है वहाँ से क्या हमारी है, ये d है। तो यहाँ पर देखिए हमने d मान लिया यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखते हैं, कह रहा है स्रोत S1 और S2 से समान दूरी पर बिंदु C है जिस पर S1 और S2 से चलने वाली तरंग समान कला पर पहुंचती है, इसलिए बिंदु C को केंद्रित दीप्त फ्रिंज कहते हैं, ठीक है। अब देखिए इसको कैसे हम इसका फार्मूला लाते हैं, जो कि देखिए अगर हम देखते हैं तो जो फार्मूला होता है फ्रिंज विड्थ की चौड़ाई, जो इसका फार्मूला होता है मेन होता है लैम्डा d, ठीक है, अपॉन क्या होता है स्मॉल d, ठीक है। ये हमको सिद्ध करना होता है इसमें। तो देखिए दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई का सूत्र कैसे लाते हैं, तो ये हमारा फार्मूला होता है एक, ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे, इस सबको पुट करेंगे, फिर इसको सॉल्व करते हुए आएंगे तो हमारा देखिए ये होता है दीप्त फ्रिंज का
ठीक है, मेन फार्मूला यही हमको क्या करना होता है, प्रूव करना होता है। इसमें अगर हम इसको करना चाहें तो इसमें देखिए सेकंड मेथड भी है हमारा, ठीक है। फ्रिंज की चौड़ाई यानी W बराबर होता है एक्स एम प्लस वन माइनस एक्स एम, ठीक है। तो W बराबर हो जाता है एम प्लस वन लेमडा डी बटे डी, और एम डी लेमडा डी बटे डी, ये स्मॉल है और ये कैपिटल डी है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, लेमडा डी और डी को कॉमन ले लिया, तो एम से एम कट जाएगा, वन आ जाएगा, ये हमारा हो गया प्रूफ, ठीक है। तो इसी को हम क्या कहते हैं कि यंग के द्रुत स्लिट यानी यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट कहते हैं, ठीक है। इसमें अगर हम देखते हैं कि जो देखिए कहीं कहीं पे हमने ऐसा यूज किया है कि ये डब्लू, इसे इस तरह से भी लिखते हैं, बीटा से भी लिखते हैं, ठीक है। ये होता है हमारा क्या, जो ये डब्लू है ये होता है हमारा क्या, फ्रिंज की चौड़ाई, ठीक है। और जो लेमडा होता है, ये जो लेमडा है वो हमारा होता है प्रयुक्त प्रकाश की तरंग दैर्ध्य यानी वेवलेंथ ऑफ लाइट होता है, ठीक है। और इसमें डी जो होता है स्लिटों और पर्दों के बीच की दूरी होती है, और जो स्मॉल डी होता है वो हमारा क्या होता है, दोनों स्लिटों के बीच की सूक्ष्म दूरी होती है, डिस्टेंस बिटवीन टू स्लिट्स होता है, ठीक है। ये हो गया। अब देख लेते हैं, यहाँ पर देखिए फ्रिंज की चौड़ाई किन बातों पर निर्भर करती है, पहले ये भी देख लेते हैं। तो फ्रिंज की चौड़ाई प्रकाश के तरंगदैर्ध्य पर निर्भर करता है, पर्दे की दूरी पर निर्भर करता है, और स्लिट के बीच की दूरी पर भी निर्भर करता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पांचवे का अड़ा देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आइंस्टाइन का प्रकाश वैद्युत समीकरण लिखिए, प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन से संबंधित इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा तथा आपतित प्रकाश की आवृत्ति के बीच एक ग्राफ बनाइए, ठीक है। तो इसमें दो क्वेश्चन दिए भी हैं, और ग्राफ में देहली आवृत्ति दिखाइए, ग्राफ के ढाल से क्या प्रदर्शित होता है ये भी दिखाना है, जो कि हमारा ये क्या है, 3 नंबर का ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको देख लेते हैं पहले। यहाँ पर देख लीजिए पांचवें का जो अड़ा नंबर है, प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन में संबंधित आइंस्टीन का समीकरण, ठीक है। तो ये देख लीजिए आप, इसका समीकरण है, ठीक है। इसको अच्छी तरह से आप नोट कर लीजिएगा, ठीक। इसको वीडियो को रोककर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक ना। यहाँ तक इसका बस समीकरण निकालना था, तो ये हमारा है समीकरण, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए खंड यह, जो खंड यह है, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन है 6 नंबर, जो कि 5 नंबर का है, ठीक है। इसमें से अगर आप देखते हैं कि 2 क्वेश्चन है, इन दोनों में से किसी एक क्वेश्चन को करना है, ठीक है। यहाँ पर देखिए जो 6 नंबर क्वेश्चन है, 5-5 नंबर के हैं, इन दोनों में से चाहे इसे कीजिए चाहे इसे कीजिए, आपको एक कोई क्वेश्चन करना है। यहाँ पर कहा है व्हीट स्टोन ब्रिज का क्या सिद्धांत है, किरचॉफ नियम की सहायता से इसे समझाइए, ठीक है। या यहाँ पर कह रहा है किसी विद्युत परिपथ के लिए किरचॉफ के नियम को लिखिए, निम्नलिखित परिपथ को ज्ञात कीजिए, ठीक ना। उसमें देखिए कई क्वेश्चन पूछ दिए हैं, अभी 2 क्वेश्चन और है, बिंदु ए तथा बी के बीच विभवांतर ज्ञात करना है, और दूसरा क्वेश्चन जो पूछा है संधारित्र पर आवेश बताइए, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं पहले। यहाँ पर देखिए व्हीट स्टोन सेतु, अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात करने के लिए व्हीट स्टोन में एक सेतु बनाया जिसे व्हीट स्टोन सेतु कहते हैं, ठीक है। अब इस फिगर को आप लोग अच्छे तरह से देख लीजिएगा, ठीक है, इसको बना लीजिएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो इसका सिद्धांत क्या है, संतुलन की अवस्था, ठीक है। यानी IG बराबर दिया है 0, व्हीट स्टोन सेतु संतुलन की अवस्था में कार्य करता है। दूसरा अगर हम देखते हैं सिद्धांत क्या है, असंतुलन की अवस्था, यानी IG नॉट इक्वल टू 0 होगा तब, ठीक है। यानी अगर लूप देखते हैं ACDA, यहाँ पर देखिए अगर A, ठीक है, C और D देख लेते हैं, ठीक है। तो ACDA, ठीक है। तो यहाँ पर अगर इसका लूप अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर देखिए ACDA I1R1 माइनस IR3 क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो मैं इसको उस साइड ले जाऊंगा तो हमारा क्या हो जाएगा, I1R1 बराबर क्या होता है, I2R3 होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इसको मैं इसके नीचे लेके आया, ठीक है, और इसको इसके नीचे, तो ये जगह I1/R2 बराबर R3/R1, एक समीकरण मैंने इसको दे दिया। उसके बाद अगर हम लूप देखते हैं CBDC, ठीक है, तो ये लूप हम पहले देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर कह रहा है CBDC, C, ठीक है, BD और फिर यहाँ पर आ जाएंगे C, मतलब अब हम इस वाले लूप में हम बात करेंगे जो ये लूप दिया है, ठीक ना। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो देखिए कैसे हो जाएगा हमारा, देखिए यहाँ पर देखिए, तो फिर ये हो जाएगा कि हमारा I1R2 बराबर I2R4 बराबर 0, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा, मैं इसको इस साइड ले जाऊंगा तो माइनस से प्लस हो जाएगा, IR1R2 और I2R4, ठीक है। फिर इसको हम क्या करेंगे, इसके नीचे ला रहे हैं, तो I1/R2 बराबर
R4/R2 समीकरण हो गया हमारा ये 2। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, तो R3/R1 और R4/R2। ठीक है, तो यहाँ से हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारा ये हो जाएगा प्रूफ। ठीक है, R1/R2 और R3/R4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें मैंने इस क्वेश्चन को यानी पहले वाले क्वेश्चन को सॉल्व किया है, इस वाले क्वेश्चन को छोड़ दिया क्योंकि इसमें से एक ही क्वेश्चन करना था। ठीक है, अगर हम नेक्स्ट वाला क्वेश्चन अब देखते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन में भी देखिए 7वां जो क्वेश्चन है ये भी 5 नंबर का है और 5 नंबर का है। मतलब अगर दोनों में से किसी, चाहे इसको कीजिए चाहे आप इसको कीजिए, तो आपको 5 नंबर मिलेंगे। तो हम यहाँ पर इस वाले क्वेश्चन को करते हैं, पहले वाले को। गोलीय उत्तल पृष्ठ पर प्रकाश के अपवर्तन के लिए व्यंजक की स्थापना कीजिए। ठीक है, मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए जो 7वें का है अथवा का पहले वाला कि गोलीय उत्तल पृष्ठ पर प्रकाश के अपवर्तन के लिए व्यंजक की स्थापना, इसको आप अच्छे तरह से पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा फिगर को। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर मैं यहाँ पर यह फिगर आप बना लीजिएगा, उसके बाद मैं इसको समझा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर देखिए पहले मान लेंगे, माना किसी उत्तल से वस्तु की दूरी कितनी है, ये मान लिया मैंने। ठीक है, अब प्रतिबिंब की दूरी जो है भी है, ये मैंने यू मान लिया, स्मॉल यू, और इसको भी मान लिया। वक्रता त्रिज्या आर तथा फोकस दूरी मैंने आप मान लिया तो है तो। ठीक है, जो एफ है और मान लिया। उसके बाद देखिए कर है कि त्रिभुज ए आई सी में, जो त्रिभुज है ए आई सी, देखिए एक त्रिभुज बन रहा था हमारा ए आई सी। अगर देखते हैं तो देखिए एक त्रिभुज बन रहा है, इस त्रिभुज में हमको देखना है। ठीक है, तो ठीक है पहले देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए ए आई सी में आते हैं तो देखिए बहिष्कोण जो होगा वो बराबर होगा बीटा प्लस म्यू के बराबर होगा। ठीक है, दोनों के योग के बराबर होगा। ठीक है, और अगर इसी तरह एओसी में आते हैं तो जो बहिष्कोण होगा आई बराबर होगा वो अल्फा प्लस म्यू के बराबर होगा। तो जो जो स्नेल का नियम होता है वो होता है हमारा क्या है, एन बराबर होता है साइन आई बटे साइन आर। ठीक है, तो कोणों का मान बहुत कम है, जो कोण है वो क्या हमारे हैं बहुत कम है, तो साइन को हम क्या करेंगे छोड़ देंगे। ठीक ना, तो जो हमारा होगा क्या, जो n बराबर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा i बटे आर। ठीक है, तो मैं इसका इधर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो i बराबर हो जाएगा हमारा एन आर। लिखेंगे क्या i तथा r का मान रखने पर, तो यहाँ पर देखिए वहाँ मैंने मान निकाला था तो क्या हो जाएगा हमारा, तो इस तरह से अल्फा तथा और v का मान रख देंगे तो n प्लस v का मान ये आ जाएगा, ये हमारा समीकरण बनेगा। ठीक है, इस तरह से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, मैं पूरा सोल्यूशन कर चुका हूँ इसमें। ठीक है, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जा रहा है तो इसको आप लोग अच्छे तरह से देख लीजिएगा। उसके बाद से ये हो जाएगा हमारा, जो हमारा फाइनल सोल्यूशन होगा ये हमारा आ जाएगा n/v-1/u। ठीक है, और बराबर n-1 बटे आर, ये हमारा आ गया। ठीक है, उसके बाद हम देख लेते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। हम देखते हैं यहाँ पर देखिए 8वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर 8वां नंबर देखिए कह रहा है हाइड्रोजन परमाणु के लिए ऊर्जा आलेख खींचिए। किसी हाइड्रोजन परमाणु में एनवी ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा En जो 113.6 बटे एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। बामर व पाश्चन श्रेणी की प्रथम स्पेक्ट्रम रेखा की ऊर्जा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ज्ञात कीजिए। ठीक है, या हमको ये वाला क्वेश्चन करना है। नाभ विसंलयन एवं नाभ विखंडन में अंतर लिखिए। ड्यूटेरियम 1s2 तथा हीलियम 2se4 की प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जाएं क्रमशः x1 व x2 यदि दोनों ड्यूट्रॉन संलित होकर एक हीलियम नाभिक बनाते हैं तब कितनी ऊर्जा मुक्त होगी। ठीक है, तो इन दोनों क्वेश्चन में एक क्वेश्चन करना है हमें। ठीक है, तो हम इसमें पहला क्वेश्चन ही कर लेते हैं। ठीक है, इसको हम छोड़ देते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 8वां जो क्वेश्चन है इसका आप लोग अच्छी तरह से पहले नोट्स को स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, फिर उसके बाद मैं इसको समझा देता हूँ आपको। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो है कर रहा है हाइड्रोजन परमाणु के लिए ऊर्जा स्तर आलेख। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अगर हम लाइमन की बात करते हैं तो n इक्वल टू कितना होता है 1 होता है। बामर के लिए करते हैं देखिए तो इस पर कितना होता है n इक्वल टू 2, यहाँ पे है n इक्वल टू 3, n4 और n5। ठीक है, ऐसे हमारा कहाँ तक जाएगा n8। तो देखिए लाइमन, बामर, पास्टन, बेकेट और फुंड्स क्या है। ठीक है, तो n इक्वल टू हम 1 देखते हैं तो En बराबर हो जाएगा कितना, हमारा ये दिया हुआ है क्वेश्चन में -13.16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बटे n स्क्वायर। ठीक है, तो अगर हम n स्क्वायर देखते हैं तो यहाँ पर देखिए n का मान कितना हम लिए हैं 1 लिए हैं, तो यहाँ पर 1 रखेंगे तो E1 हमारा कितना आ जाएगा -13.16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा। ठीक है, अगर हम यही n इक्वल टू 2 लेते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, देखिए हमारा जो फार्मूला था अभी हम जस्ट यहाँ पे लिखे थे, क्या हो जाएगा, जो फार्मूला होता है -13.6 n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, जो कि हमारा ये क्वेश्चन में भी दिया हुआ है। ठीक है, अब देखिए हम यहाँ पर
2 रख रहे हैं, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2 रखे हैं तो यहाँ कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर जो E2 का मान हो गया कितना हो गया हमारा, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया। अब हम n की जगह कितना रखेंगे, इसकी जगह पे हम क्या रखेंगे, 3 रखेंगे, तो 3 का कितना हो जाएगा 9। अब कितना हो जाएगा, जैसे इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 9, 9 से इसमें डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब n इक्वल कितना रखेंगे, 4 रखेंगे, तो ये हमारा -13.6 बटे इलेक्ट्रॉन वोल्ट बटे 4 का स्क्वायर, यानी हो जाएगा 16। 16 से इसमें डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा क्या, -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, और n 5 पर भी हम क्या करेंगे, इस तरह से चेक कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए ये जो n 5 है वो हमारा क्या है, औरत है। ठीक है, यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। ठीक है, ये हो गया हमारा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर देख लीजिए, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर अगर हम करते हैं तो अथवा वाला क्वेश्चन, यानी 9वां का अथवा वाला क्वेश्चन हम करेंगे। बायो सावर्ट नियम तथा कूलाम के नियम की समानताएं व भिन्नताएं लिखिए। ठीक है, बायो सावर्ट के नियम की सहायता से किसी धारावाहिक वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए। ठीक है, और इसमें कुछ न्यूमेरिकल भी है, उसको भी क्या करेंगे, हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए पहले मैं इसके बारे में कुछ बता देता हूँ, जो इसका डिफिनीशन है मैं बता देता हूँ। इसमें हम क्या करेंगे, एक बायो सेपार्ट होता है। ठीक है, आपके बुक में दिया ही होगा। ठीक है, उसको देख लीजिएगा, क्योंकि बस मैं न्यूमेरिकल इसमें लगा दे रहा हूँ। उसमें क्या कीजिएगा, मान लीजिएगा कि एक तार को मोड़कर 8 मीटर त्रिज्या की एक वृत्ताकार कुंडली बनाई गई है। ठीक है, और कुंडली में क्या होगा कि I एम्पियर की धारा प्रवाहित की जाएगी तथा उसमें उत्पन्न क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र जो होगा वो B है। ठीक है, इस तरह से आप उसको लिख लीजिएगा, बुक में दिया है। ठीक, और इसके आगे मैं जो न्यूमेरिकल है, मैं उस न्यूमेरिकल को क्या करता हूँ, सॉल्व कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए इसका, तो यहाँ पर हम जानते हैं B बराबर होता है क्या, μ0 बटे क्या होता है, 4 पाई। ठीक है, इंटू I डेल्टा T, और ये होता है हमारा साइन थीटा बटे कितना होता है हमारा, R स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा μ0 बटे 4 पाई। ठीक है, इंटू I, और डेल्टा T बराबर हमारा क्या होता है, ठीक है, डेल्टा एल बराबर होता है हमारा क्या होता है, 2 पाई R होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2 पाई R इंटू साइन थीटा। ठीक है, और ये हमारा क्या हो जाएगा, R स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ से हम इसको क्या करेंगे, R से R काट देंगे। ठीक है, 2 पाई से ये पाई और 2 कट गया। ठीक, तो ये आ जाएगा हमारा B बराबर हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, μ0 बटे 2 इंटू I साइन, और देखिए थीटा की वैल्यू जो होती है वो कितनी होती है, इसमें 90 डिग्री होती है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, 90। ठीक है, और बटे R, तो साइन 90 अंश की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। ठीक है, तो ये हो जाएगा μ0, ठीक है, बटे 2 I इंटू 1/R। ठीक है, ये होगा। और अगर इसमें अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर देखिए, अगर B बराबर देखते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा, ये देखिए μ0 बटे 2। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, I बटे R, यही होगा हमारा फार्मूला। ठीक है, लेकिन अगर यहीं पर दे दिया जाए कि कितने फेरे हैं, तो अगर हम यहीं पर लिखें यदि, ठीक है, फेरों की संख्या, ठीक है, फेरों की संख्या, फेरों की संख्या n है, तो अगर फेरों की संख्या क्या है, n है, तो B बराबर हमारा क्या हो जाएगा, μ0 NI, अब बटे कितना हो जाएगा, 2R हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, ठीक, ये हमने सारे क्वेश्चन कर दिया है। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।